पिछले कुछ समय से स्टार्टअप और उसमें भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की गिनती एकदम बढ़ती जा रही है। आए दिन किसी न किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के शुरू होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन जितनी धूमधाम से ये शुरू होते हैं कई बार उतनी ही खामोशी से बैठ भी जाते हैं। सफलता की कहानी तो सब कहते सुनते हैं, पर आज हम बात करेंगे एक फेल हो चुके प्लेटफॉर्म की, क्योंकि इस स्टोरी से आपको ये समझ आएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी घटना जो बताती है कि ओवर कॉन्फिडेंस आने और फोकस घटने से क्या हो सकता है। ये स्टोरी है किसी समय लगभग टॉप की पोजीशन पर पहुंच चुकी स्नैपडील की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ही दूसरे कॉम्पिटिटर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्या किया कि आज भी ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी कहानी में आमिर खान का भी एक रोल है, वो क्या है हम आपको आगे बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। स्नैपडील को साल 2010 में दिल्ली के एंटरप्रेन्योर्स कुणाल बहल और रोहित बंसल ने शुरू किया था। एक वक्त ऐसा भी था जब ये ई कॉमर्स के सेक्टर में काफी ऊंची छलांग लगा रही थी, पर आने वाले वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि ये दौड़ में बहुत पीछे रह गई। स्नैपडील में दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की तरह जरूरत की लगभग हर चीज शामिल की गई, जैसे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, किचन के सामान इत्यादि। स्नैपडील की पहुंच भारत के ज्यादातर छोटे बड़े शहरों में रही है। अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तरह स्नैपडील ने भी तरह तरह के पेमेंट ऑप्शन जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी दे रखी थी। स्टैंडर्ड, फास्ट ट्रैक एंड सेम डे डिलीवरी ऑप्शन भी थे। भले ही इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे थे और ये मार्केट में सेकंड पोजीशन पर भी आ चुके थे, पर लगातार कभी घाटे की खबर सुनाई पड़ती तो कभी छटनी की। आज इस वीडियो के बनाए जाने तक स्नैपडील चल तो रही है, पर खरगोश की रफ्तार पकड़ चुकी ये कंपनी अब कछुए की स्पीड पर आ गई है। हालांकि कुणाल ने 2015 के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगले साल तक हमारी कंपनी नंबर 1 पर आ जाएगी, लेकिन 2017 आते आते ये लगभग चौपट हो चुकी थी। असल में स्नैपडील के पास कोई क्लियर विजन था ही नहीं। जहां भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हाथ आजमाने लगते और इस तरह पहले से चल रहा काम ठंडा पड़ जाता। ये कहानी कुछ हद तक अनिल अंबानी की स्टोरी से मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी एक साथ बहुत सी नावों का सफर करते हुए डूब गए। स्नैपडील ने अपने मैनेजमेंट को बार बार बदला। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस और रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, पर इसके लिए थोड़ा समय भी देना पड़ता है। हमने आपको अपने एक वीडियो में उदय शंकर की बात बताई थी, जो कि एक वक्त पर स्टार नेटवर्क से जुड़े थे। उन्होंने वहां 15 सालों से ज्यादा काम किया। कुछ वक्त ऐसा भी रहा जब कंपनी में उतार चढ़ाव आए, पर कंपनी ने उन पर भरोसा बनाए रखा, जिसका फायदा उन्हें आगे जाकर मिला। कहने का मतलब बस ये है कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए स्टेबिलिटी होना जरूरी है। आगे 2016 में कुणाल और रोहित ने खुद ही ऑपरेशन से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद सीनियर मैनेजमेंट के और भी लोग कंपनी छोड़ गए। जब कोई लीडरशिप नहीं होगी तो सही फैसले कैसे लिए जाएंगे। किसी वक्त पर $6 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन भी नहीं रह गई थी। इनका मार्केट शेयर भी 25% से घटकर 4% तक आ गया। वैसे तो स्नैपडील अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक छोटी कंपनी थी, पर अगर आप समंदर में कूद रहे हैं तो आपका सामना शार्क से होगा ही। ऐसे में एक छोटी मछली के लिए खुद को जमाना बहुत मुश्किल है। जिन कंपनियों के पास फाइनेंशियली मजबूती होती है वो बड़े झटके सहकर भी उभर जाती है, पर छोटी कंपनियां हल्की फुल्की आंधी से भी डगमगा जाती हैं। ऊपर से बड़ी कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स को निपटाने में कोई कसर भी नहीं रखती, क्योंकि आगे उनको मोनोपोली का फायदा मिल जाता है। जियो सिम का उदाहरण तो हम सबने देख रखा है, जहां इसके सामने मार्केट में पहले लगभग 10 छोटे बड़े प्लेयर थे, अब घटकर बस 2 रह गए, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि स्नैपडील तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से पहले आ गई थी। यहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज नाम का शब्द आता है, यानी जो मार्केट में सबसे पहले कदम रखता है वो फायदे में रहता है और काफी आगे निकल जाता है। पर इसे मैनेजमेंट की गलती कहिए या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की समझदारी कि उन्होंने स्नैपडील का जमा जमाया बेस उखाड़ दिया। अमेजॉन वैसे ही बहुत बड़ी कंपनी थी, जो कि यूएस की फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भी टॉप 5 में आती थी। फ्लिपकार्ट भी भारतीय स्टार्टअप ही था, पर इन्होंने तगड़ी फंडिंग जुटा ली थी। इस वजह से ये अपने बिजनेस की ग्रोथ में पैसा लगा पाए, पर स्नैपडील ने अपनी फंडिंग भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं की। ऊपर से लगातार बढ़ता खतरा देखकर इनको भी समय रहते अपने बचाव की तरकीब सोच लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव डील्स भी साइन की थी, यानी उनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पाएंगे, जबकि स्नैपडील के पास शुरुआत में कोई एक्स फैक्टर था ही नहीं। बाद में इन्होंने फ्री चार्ज को $400 मिलियन जैसी ऊंची कीमत में खरीदा। पेटीएम तो डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ऊपर आ गया, पर फ्री चार्ज की डील स्नैपडील को कोई फायदा नहीं दे पाई। एक्सक्लूसिव.com को एक्वायर करके भी ये सही तरह फायदा नहीं उठा पाए
और भी कुछ कंपनियां खरीदी पर सारी कोशिश बेकार रही। किसी समय इनको सॉफ्ट बैंक का भरपूर सपोर्ट और फंडिंग मिली भी तो बजाय बिजनेस को ग्रो करने के इन्होंने हाई सैलरी पर लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। जिस वक्त किसी भी स्टार्टअप के बड़ी से बड़ी पोजीशन के एम्प्लॉय की सैलरी भी सालाना 2 या 3 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, उस वक्त कुणाल और रोहित 40 करोड़ से ज्यादा सैलरी उठा रहे थे। लेकिन बात वही थी कि किसी भी सीनियर पोजीशन के एम्प्लॉय के पास कोई सही जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं थी। लगातार गिरती हालत देखकर सॉफ्ट बैंक ने भी पल्ला झाड़ लिया और स्नैपडील को बेचने की बात होने लगी। तब फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के मर्जर की खबरें भी आ रही थी। हालांकि दूसरे इन्वेस्टर्स राजी नहीं हुए तो स्नैपडील ऐसे ही बनी रही। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट रेंज भी ज्यादा थी। अब कस्टमर भी वन स्टॉप शॉप को ज्यादा पसंद करते हैं, यानी जहां उनकी हर जरूरत पूरी हो जाए। भले ही स्नैपडील ने ये सारी सर्विस दी हो, पर फिर भी यूजर एक्सपीरियंस के मामले में वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत पीछे रही। माउथ पब्लिसिटी भी किसी बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ा असर डालती है। अगर आप किसी दोस्त को ये कहते सुनेंगे कि मैंने फलानी वेबसाइट से सामान खरीदा पर रिटर्न करते हुए मुझे बहुत परेशानी आई, तो क्या आप वहां शॉपिंग करने से पहले 10 बार नहीं सोचेंगे? अब बात करते हैं आमिर खान और स्नैपडील के कनेक्शन की। आमिर खान किसी समय स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, लेकिन आपको याद ही होगा कि अपनी पत्नी के उस बयान से वो लोगों के निशाने पर आ गए थे कि उनको भारत में रहने से डर लगता है। इस वजह से लोगों ने उनके इंडोर्स किए गए हर प्रोडक्ट को बायकॉट करना शुरू कर दिया। स्नैपडील भी इस चपेट में आ गई और लोगों ने प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग घटाकर 1 कर दी थी। बाद में स्नैपडील ने इनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। लेकिन सच कहा जाए तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कुछ अलग करने की जगह स्नैपडील के कुछ ना करने की वजह से इन दोनों को ज़्यादा फायदा हुआ था। जहां ये दोनों कंपनियां लगातार खुद को इंडियन मार्केट के हिसाब से अपडेट करती रहीं, वहीं स्नैपडील लगातार बस कैश बर्न करती रह गई। स्नैपडील की स्टोरी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पहले तो यह है कि सही स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास सॉलिड प्लान नहीं होगा तब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। लेकिन आपको किसी मुश्किल समय के लिए प्लान भी तैयार रखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर अपने पास एक अच्छी और भरोसेमंद टीम होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा सके। सही समय पर सही फैसले करना भी जरूरी है। मार्केट की नब्ज पकड़ना भी जरूरी है। ग्राहकों का मूड और जरूरत बदलते रहते हैं, उस अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करते रहना भी जरूरी है, वरना तो सुबह आया न्यूज़पेपर भी दोपहर तक पुराना हो जाता है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी के भी बुरे दिन आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।